का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 186-187 डेट 9th जुलाई 1944। সিসি ঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা মাদুরের উপর প্রসন্ন মনে বসে আছেন। सीसी ठाकुर शाम को मातृमंदिर के सामने जो बरामदा है उस वहां पे एक चटाई के ऊपर प्रसन्न चित्त होके बैठे हैं। मादुरेर ऊपर दुई एकटी बालिश छाड़ा और किछु नेই। चटाई के ऊपर एक दो बालिश यानी के तकिया के सिवा और कुछ नहीं है। दिनटी आजও বেশ পরিষ্কার। आज का दिन भी दूसरे दिन के तरह साफ सुथरा है। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তারপর খটখটে রোদ উঠেছে। सुबह थोड़ी सी बारिश होने के बाद उज्जवल धूप निकला है। चतुर्दिके सजल श्यामल प्राकृतिक ऐश्वर्य उछले पड़ছে। चारों तरफ सजल श्यामल प्राकृतिक ऐश्वर्य उपचा कर पड़ रहा है। যেদিকে চাওয়া যায় স্নিগ্ধতায় কোমলতায় চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাণ ভরে ওঠে পল্লী মায়ের নিবিড় সরসতায়। जिस तरफ भी क्यों ना देखा जाए स्निग्धता कोमलता ये देखकर आंखों को बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्राण भर उठ रहा है मातृभूमि का इस निबिड़ सरसता से। তৃণলতা গুল্ম পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম সবাই যেন আত্মীয়তার আহ্বান জানায়। ঘাস लता गुल्म पशु पक्षी जो अजर वस्तु है सभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्मीयता का आह्वान दे रहा है। गोसाईदा मनीन्द्रदा अक्षयदा ब्रजेंदा बीरेंदा लोचनदा मानिकदा पदा भाई शशधरदा शरददा महेंद्रदा हारान भाई मनमोहनदा कालीदा कालुदा अनिलदा जोगेनदा ज्योतिषदा पंकजदा प्रमुख एवं मायेदेर मध्य अनेके उपस्थित आছেন। इन सारे भक्तगण के साथ साथ कुछ माँ लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटे छोटे छेले मेरा दले दले आश्रम प्रांगणे खेला करे बेड़ाচ্ছে। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो एक एक ग्रुप में आश्रम प्रांगण में खेल कूद कर रहे हैं। कয়েকটি किशोरी निरालाय बसे गल्प करছে। कुछ किशोरी यानी के लड़कियां निराला में बैठकर बातें कर रही हैं। सर्वत्र एक सहज स्वाच्छंद्य आनंदर प्रभाव। हर तरफ एक सहज स्वाच्छंद्य और आनंद का प्रवाह प्रतीत हो रहा है। सीसी ठाकुर गभीर आग्रहे रामशंकर दा के बोलছেন এখন আইডিয়া ভাবধারাগুলি খুব ব্রডকাস্ট প্রচার করা লাগবে। যাত্রা থিয়েটার সাহিত্য কথকথা বায়োস্কোপ रेडियो বক্তৃতা যাজন इत्यादिर भीतर दिए। सीसी ठाकुर गंभीर आग्रह से रामशंकर दा को बोल रहे हैं कि अब आइडिया यानी के भावधाराओं को बहुत ब्रॉडकास्ट यानी के प्रचार करना होगा। यात्रा थिएटर साहित्य सतकथा बायोस्कोप रेडियो वक्तृता याजन इत्यादि के द्वारा पाठ्यपुस्तकগুলি नतून করে लिखते হবে। जो पाठ्यपुस्तक है उन्हें नए सिरे से लिखना होगा। प्रत्येकटा विषय कृष्टिगत दृष्टिभंगी থেকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। हर एक विषय को कृष्टिगत दृष्टिभंगी के द्वारा यथायथ रूप से दृष्टांत देना पड़ेगा। माथाटाई घुरिए दिते হবে যাতে इष्टकृष्टेर একটা गनगने नेशा জ্বলে ওঠে। जो दिमाग है उसे इस तरह घुमा देना होगा ताकि इष्टकृष्टि का ये गनगना नशा जल उठे। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ মুখেও যেন একটা विद्युतेर दीप्ति खेले बेড়াচ্ছে। ठाकुर जी जैसे जैसे ये बात सब कहते जा रहे हैं उसी के साथ साथ उनके चेहरे पर मानो के विद्युत का एक दीप्ति खेल रहा है। करो करे जाओ किछुतेई থেমো ना, करते रहो करो किसी भी प्रकार से मत रुको। परमपितार नामे बैलेंसड सुव्यवस्थ पागल हो और सबाइके अमंतर पागल करे तोलो, दीक्षाय सबाइके गेथे तोलो। परमपिता के नाम से बैलेंस्ड यानी कि सुव्यवस्था पागल बन जाओ और सभी को उसी तरह पागल बना उठो। दीक्षा के द्वारा सभी को एक सूत्र में गाथ लो। इंडिविजुअल बेस्टीगुली एते ठीक हवार पथे चलबे, आबार पारस्परिकताओ बाड़बे। इंडिविजुअल यानी कि जो बेस्टी हैं वो ठीक
होने के पथ पे चल पड़ेंगे और पारस्परिकता भी बढ़ेगा। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি যেভাবে বলছি সেইভাবে করতে থাকো। साथ ही साथ कृषि, शिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज संस्कार इत्यादि मैंने जिस तरह कहा है उसी तरह करते रहो। এতে সবার উপকার হবে। इससे सभी का उपकार होगा। রামশঙ্কর দা, এইভাবে তো মিনিস্ট্রি মন্ত্রিত্ব হতে পারে। পাওয়ার শক্তি হলে আরো অনেক কাজ করা যাবে। रामशंकर दा ठाकुर जी से एक बात साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह से तो मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रित्व भी हो सकता है। पावर यानी कि शक्ति मिलने पर और भी बहुत काम हो सकता है। सीसी ठाकुर একটু হেসে বললেন, मिनिस्ट्री मंत्रित्व আমাদের লক্ষ্য নয়। सीसी ठाकुर जी हंसते हुए कहने लगे, मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रित्व हमारा लक्ष्य नहीं है। মিনিস্ট্রি মন্ত্রিত্ব কেন, সুপার মিনিস্ট্রি অতিমন্ত্রিত্ব হতে পারে, আবার কিছু নাও হতে পারে। मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रित्व क्यों, सुपर मिनिस्ट्री यानी कि अति मंत्रित्व भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। আর আমাদের কিছু হওয়া বলে তো কথা নয়, और हमारा कुछ होना है ये लेके तो कोई बात नहीं है। দেশের মানুষগুলিকে যদি আদর্শপ্রাণ করে তোলা যায়, কনসোলিডেটেড সুসংহত করে তোলা যায়, তখন তারা যা করবে তার ভিতর দিয়ে সবেষ্টি সমষ্টির উন্নতি ও মঙ্গল হবে। देश के मनुष्यों को अगर आदर्श प्राण कर दिया जाए, कंसोलिडेटेड यानी कि सुसंगत कर दिया जाए, तब उन लोग जो भी करेंगे उसके भीतर स्वव्यष्टि समष्टि की उन्नति और मंगल होगा। पावर शक्ति হওয়া মানে বলতে আমি বুঝি এই অবস্থাটা সৃষ্টি করা। पावर यानी कि शक्ति का मतलब मैं ये समझता हूँ इस अवस्था का सृष्टि करना। তা না করে আর্টিফিশিয়ালি কৃত্রিম উপায়ে পাওয়ার শক্তি হাতে পেলেও তার সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা হয় না। ये ना करके आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम उपाय से पावर यानी कि शक्तियों को हाथों में मिलने पर भी उसका सद्व्यवहार करने की योग्यता है। তাই আমাদের আদর্শ পরিপূরণে উদ্দাম হয়ে উঠতে হবে, তাতে যা আসে আসুক আর যা না আসে না আসুক। इसीलिए हमें आदर्श परिपूरण में उद्दाम हो उठना होगा। इससे कुछ आए या कुछ ना आए। ফল কথা লিভিং আইডিয়াল জীবন্ত আদর্শই হবেন প্রাইমারি মুখ্য, আর যা কিছু হবে सेकेंडरी गौण। असली बात यह है कि लिविंग आइडियल यानी कि जीवंत आदर्श ही होंगे प्राइमरी यानी कि हमारे लिए मुख्य प्रधान, और जो भी कुछ होगा वो सेकेंडरी यानी कि गौण। আর তার জন্য যে কোনো সাফারিং কষ্ট স্যাক্রিফাইস ত্যাগের জন্য রেডি প্রস্তুত থাকতে হবে। और उनके लिए जो भी कुछ सफरिंग यानी कि कष्ट और सैक्रिफाइस यानी कि त्याग के लिए रेडी यानी कि प्रस्तुत रहना होगा। তাহলে আমরা যে কোনো অ্যাফেয়ার বিষয় प्रॉपर्ली हैंडल যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারবো। और इसी से हम लोग जो भी कोई अफेयर यानी कि विषय है प्रॉपर्ली हैंडल यानी कि যথাযথ रूप से परिचालना कर पाएंगे। যারা সংসার সমাজ দেশ বা জগৎ জগৎ করে তারা ওর মধ্যে গুলিয়ে যায়, ভালো করতে যে অনেক সময় মন্দ করে বসে। जो संसार समाज देश या जगत जगत करता है वो उन्हीं सब में गुम हो जाता है। अच्छा करने जाने पर भी बहुत बार गलत हो बैठता है। কারণ একটা জিনিসের অ্যাবোবে ঊর্ধ্বে না থাকলে তা রাইটলি অ্যাডজাস্ট ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করাই যায় না। क्योंकि कोई एक चीज के ऊपर अबोव यानी कि ऊर्ध्व में न रहने पर राइटली एडजस्ट यानी कि इसे नियंत्रित किया नहीं जा सकता है। তাই যারা দেশের কাজ করতে চায় তাদের আমি বলি आगे आदेशकर्ता परे देश। इसलिए जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको मैं कहता हूँ पहले आदेशकर्ता और उसके बाद देश। যে কোনো প্রসঙ্গে ইষ্টপ্রাণতার কথা বলি বলে অনেকে হয়তো মনে করতে পারে ওটা আমার একটা অবসেশন অভিভূতি। कोई भी प्रसंग में इष्ट प्रांता का मैं बात कहता हूँ तो बहुत किसी को ये प्रतीत होता है कि ये मेरा ऑब्सेशन यानी कि अभिभूति है। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এই জিনিসটা বাদ দিয়ে আড়ম্বর বহু হতে পারে কিন্তু সত্তা संवर्धन কিছু হয় না। लेकिन मैंने ध्यान देकर ये देखा है कि इस चीज को छोड़कर आडंबर बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन सत्ता संवर्धना कुछ भी नहीं होता है। जय गुरु। जय गुरु। प्रतिदिन का तरफ आज भी श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है
डेट है 9 जुलाई 1944। श्री ठाकुर मातृ मंदिर का सामने के बरामदा में एक चटाई का ऊपर प्रसन्न चित्त में बैठे हुए हैं। प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णना किया गया है। बारिश के बाद धूप निकल आया है। चारों तरफ हरा भरा प्रकृति एक बहुत सुंदर स्निग्ध मधुर वातावरण का रचना किया है। प्रकृति का इतना सुंदर वर्णना पढ़ के मुझे श्रद्धेय श्री विभूति भूषण बंदोपाध्याय का याद आ रहा है। श्री विभूति भूषण बंदोपाध्याय एक जाने माने लेखक है बंगाल का, जिनका उपन्यास पथित पांचाली आप सब जानते हैं। उनका लेखनी का वैशिष्ट्य था मनोमुग्धकर प्रकृति का वर्णना करना। श्रद्धेय प्रफुल्लदा भी वैसे ही स्टाइल में ये चित्र का वर्णन किया है। आश्रमवासी दादा और माँ लोग ठाकुर जी का परिवेष्टन करके बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर एक गंभीर आग्रह का साथ रामशंकर दा को बोलने लगे कि जो सत्संगों का भावधारा है उसको यात्रा, थिएटर, साहित्य, कथकथा, सिनेमा, रेडियो, वक्तृता, जाजन इत्यादि का माध्यम से प्रचार करना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तक को नया तरीका के से लिखना पड़ेगा। सबका अंदर इष्ट कृष्टि का एक नशा लगा देना पड़ेगा। साथ साथ कृषि, शिल्प, शिक्षा, शास्त्र, समाज संस्कार का बारे में भी जैसा बोला है वैसे करना पड़ेगा। इनमें सबका ही उपकार होगा। रामशंकर दा बोले, ऐसे तो मंत्रित्व तो मिल सकता है, पावर मिल सकता है, इससे और ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले, मंत्रित्व तो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है देशवासी को आदर्श प्राण बना उठाना, सुसंहत कर उठाना। तब उन लोग को जो भी करेगा उनमें सबका मंगल होगा। मैं समझता हूँ यही एक पावर है। जीवन तो आदर्श ही होगा मुख्य, बाकी सब गौण, मतलब सेकेंडरी। इसके लिए कोई भी कष्टों, त्याग सहन करने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। तभी हम कोई भी विषय को ठीक से परिचालना कर पाएंगे। सभी कर्मों में इष्ट प्राणता चाहिए। इष्ट प्राणता को छोड़कर सत्ता संवर्धन का कुछ भी नहीं हो सकता। ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना रखने। जय गुरु सूरजदा। जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है ये भले थोड़ा सा है बट बहुत गंभीर इसमें बात छुपा हुआ जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि किस तरह हम जो आइडियलिस्टिक भावधारा है उसे हम प्रचार कर सकते हैं और उस प्रचार का मेन उद्देश्य क्या है। किस तरह जो किताबें हैं उसे नए सिरे से लिखना पड़ेगा जिसमें कृष्टि को सामने रखते हुए हर एक विषय को प्रस्तुत करना होगा और इस तरह लोगों के दिमाग में इन बातों को बैठाना होगा ताकि इष्ट कृष्टि जो है वो उनका नशा बन जाए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसके लिए सबसे प्रथम हमें करना होगा। हम अगर ठीक से नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता है और ये तभी हो सकता है जब मेरे अंदर परम पिता के प्रति, मेरे इष्ट के प्रति, मेरे आदर्श के प्रति एक पागलपन सवार ना हो। क्योंकि पागलपन तभी सवार होता है जब हम उनको उस तरीके से प्रेम करते हैं। मैं जब ठाकुर जी को अतोप्रत भाव से प्रेम करूंगा तो उनका इच्छा पूर्ति के लिए मैं हमेशा सोचते रहूंगा। मेरा सोच मुझे ड्राइव करेगा करने के लिए। जब मैं कुछ करूंगा तो मुझे उपलब्धि होगी और वही उपलब्धि मैं फिर दूसरों को बता पाऊंगा। जब मैं ये उपलब्धि दूसरों को बताऊंगा तो उस बताने में कन्विक्शन रहेगा, उस बताने में एक दृढ़ विश्वास रहेगा कि मैंने जो किया करके जो समझा और पाया ये अटल सत्य है। तो जब मैं इस तरह से बोलकर मैं दूसरों को उद्बुद्ध करूंगा तो शायद से वो भी उतना ही पागलपन के साथ ठाकुर जी के हो उठेंगे। ये कुछ इस तरह है कि खुद के दिल में जो आग लगी है वो दूसरों के दिल में भी वो आग को लगाना। मुझे अभी भी याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018, यस 2018 में जब गर्मी का छुट्टी लगा था तो उस वक्त मैंने घर पे ज्योत्सना को मैंने कहा था कि मुझे 15-20 दिन के लिए देवघर जाना है, मुझे ठाकुर जी का लिटरेचर को रेफर करना है। तो मैं अकेला ही गया, बहुत गर्मी का टाइम था। तो आचार्य देव के आशीर्वाद से मुझे एक घर मिल गया, रूम मिल गया।
रूम में मैं रहता था और सुबह सुबह प्रार्थना के टाइम में चला जाता था। और उसके बाद अभिसंधित्सु सेवा करके सभा करके जो रूम है जहाँ पे लिटरेचर को पढ़ा जाता है, तो वहां पे बैठ के दिन भर काम करता था और बुरादा के साथ या तो राना जैदा के साथ बैठ के उन सारे लिटरेचर पे बातचीत होती थी। और फिर ठाकुर जी का दया मुझे मिला। 13 दिन मैं वहां पे था। 13 दिन बाद मेरा आने का वक्त हो चुका था। तो आने के पहले दिन, जिस दिन मैं निकलूंगा, उसके पहले रात मैं सो नहीं पाया। उसका कारण ये था कि उस 12-13 दिन में जो उपलब्धि मुझे मिला, वो ठाकुर जी का दया था कि मुझे ठाकुर जी को जानने का मौका मिला और उसके साथ साथ मुझे उनका उद्देश्य क्या है, उनका उनका स्वार्थ क्या है। और उसी के साथ साथ आचार्य देव जो मतलब जो मन के साथ, मतलब इतना हृदयता के साथ वो ठाकुर जी के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए और उनके उनके इच्छाओं को वास्तविक रूप से पालन करने के लिए वो जिस तरह से जोर शोर से लग गए हैं, शायद से हम उनके इन इच्छाओं को या तो उनके इस आशाओं को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी बातें लेकर मैं बहुत मतलब मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी, मैं तो इतना दया का पात्र हूं ही नहीं, फिर भी आप मुझ पे इतना दया कर रहे हैं। आचार्य देव के बारे में मेरे मन में आया कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना सामर्थ्य हूं या नहीं, लेकिन आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि मुझे ये सारे काम के लिए बोल रहे हैं। तो वही जो हम लोग पढ़े थे पंचम खंड में बहुत पहले, कि जब हमें ठाकुर जी या तो मेरे आचार्य जब हमें कुछ आदेश देते हैं, तो इसका मतलब वो हमें आदेश नहीं दे रहे हैं, हमें सामर्थ्य दे रहे हैं। वो जो आदेश दे रहे हैं उसको पालन करके हम सामर्थ्यवान हो उठते हैं। तो जब भी मैं यो रात भर जो नहीं सो पाया, मेरे जो भी भावावस्था था, मैंने उसको एक छोटे पेपर में लिख के लेके गया था, आचार्य देव को दूंगा सोच के। तो आशीर्वाद मांग लिया कि हाँ मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि सावधान से जाना। फिर भी मैं बैठा था। तो तभी आचार्य देव पूछे और कुछ कहना है, तो मेरे आंखों में मतलब पानी आ गया था और मैंने बोला था, दादा मुझे आपको कुछ देना है। पॉकेट से मैंने वो कागज निकाल के आचार्य देव को दिया। आचार्य देव पढ़े। पढ़कर अपने माथे पे वो कागज लगा के उन्होंने कहा कि जो आग तुम्हारे दिल में लगा है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ वो आग सबके दिल में तुम लगा पाओ। और मुझे नहीं पता उनका ये जो प्रार्थना ठाकुर जी को उन्होंने किया था, वो वास्तवायित हो गया। उसके बाद से पता नहीं किस तरह से मुझे वो सामर्थ्य और शक्ति मिला कि मैं जो याजन है वो करने का मेरे अंदर एक शक्ति मुझे महसूस होने लगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि इस तरह से दिमाग को घुमा देना है कि वो इष्ट इष्टि के गनगने नशा में जल उठे। तो आचार्य देव ने दया करके जो मुझे वो 10-12 दिन एक मौका दिया था ठाकुर जी को जानने का, तो वो एक्चुअली मुझे वो संजोग मिला था कि मैं इष्ट किष्टि में खुद को मैं डुबा पाऊं, खुद को मैं ढाल पाऊं। और उसी से पता नहीं कब वो जो एक नशा चढ़ गया और उस वजह से जो एक पागलपन सवार रहता है कि ठाकुर जी को मुझे और जानना है। मुझे हर पल ये मुझे हर पल ये महसूस होता है कि एक जीवन काफी नहीं है ठाकुर जी को जानने के लिए। कई जीवन जरूरत पड़ेगा, तब जाके शायद से हम ठाकुर जी का हो उठेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठाकुर जी मुझे अगले जन्म भी आप मिलना, और इस तरह मिलना ताकि पिछले जन्म में मैंने जो भी कुछ किया है मुझे फिर से वो नहीं करना है। नहीं तो मैं समय को व्यर्थ ही गवाऊंगा। मुझे उस क्षितिवाई चेतना देना, ताकि मैं आपको जहां पे मैंने छोड़ा था वहां से मैं फिर से शुरू कर पाऊं। तो ये तब महसूस होने लगता है जब हम ठाकुर जी को अतप्रोत भाव से अपने जीवन में, अपने दिल के अंदर उन्हें महसूस करते हैं, उनके प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं। और तभी जब हर कोई इस तरह ठाकुर जी को महसूस करने लगता है, तभी एक इंडिविजुअल एक समष्टि में परिणत होता है। वो अच्छे होने के पथ पे चलता है और इसी से एक दूसरे के अंदर जो प्रेम है, जो पारस्परिकता है, वो बढ़ उठता है। तभी जो बाहरी जो उन्नति है, जो विकास है, उस पे हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि हम तब लोगों के हो उठते हैं।
इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे कृषि, शिल्प, शिक्षा, शास्त्र, समाज, संस्कार, ये जो भी कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं उस तरह से हमें पाल के चलना है। तो रामशंकर दा इस बात के उपरांत ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री मिलने पर तो हमें शक्ति मिलेगी और बहुत ज्यादा हम काम कर सकते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिस्ट्री की जरूरत ही क्यों है, कि पावर मिलने पर ही हम काम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सुपर मिनिस्ट्री मिल जाए या मिनिस्ट्री मिल जाए इससे इससे ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ठाकुर जी स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो साधना है, कार्य करने की जो उद्देश्य है, यह कोई पद, नाम या अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं है। हम बिना ये चीज को पाते हुए भी हम समाज में उतना ही इम्पैक्टफुली काम कर सकते हैं अगर मेरे अंदर इष्ट निष्ठ और मेरा इष्ट प्रतिष्ठा की भावना अगर है। ठाकुर जी आगे जो बोल रहे हैं कि अगर हम देश के लोगों को आदर्श प्राण बना सके, तो आदर्श प्राण बनाने का मतलब ये होता है कि एक एक्टिव जो आदर्श परायण होना, एक्टिवली, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उसी को कार्य में रूपांतरित कर रहा हूँ। जब मैं ये करने लगूंगा तो ये देश के लोग एकजुट होने लगेंगे, मेरे समाज के लोग एकजुट होने लगेंगे, उनके अंदर एक कंसोलिडेशन आएगा। तब वो खुद ही सामर्थ्यवान हो उठेंगे और खुद ही समाज के लिए करना शुरू करेंगे, और इसी से समाज या राष्ट्र का विकास और कल्याण हो सकता है। तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारा असली काम ये है लोगों को इतना ऊंचा बना देना कि वो खुद ही समाज को ऊपर उठा ला सके। हमें तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ हमें दूसरों को भी इस तरह ऊंचा बनाना है कि वो खुद भी समाज को ऊपर उठा सके। इससे क्या होगा, मेरा पावर दूसरों के माध्यम से पावर अपलिफ्ट हो जाएगा, पावर जो है वो कंपाउंड। तो शक्ति, ठाकुर जी यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि शक्ति प्राप्त करना मेरे लिए उस स्थिति का निर्माण करना है जहां लोग स्वतः सशक्त हो। मैं खुद सशक्त होने के बाद मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं दूसरों को भी उतना ही सशक्त कर उठूं, क्योंकि आंतरिक तैयारी जब तक नहीं होगा तो केवल बाहर से मतलब ठाकुर जी ये बोलना चाहते हैं कि कृत्रिम तरीके से शक्ति नहीं मिल सकता है। मेरा अंदर अगर मैं खुद को तैयारी नहीं कर पाया तो बाहर से मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगा। मेरा मन का बल ही मेरा शारीरिक बल बन सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान मानसिक और नैतिक रूप से अगर तैयार नहीं है, तो अगर उसको एक कोई बड़ा जिम्मेदारी दे दिया जाए तो उसको सही तरीके से पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है ही नहीं। वो मानसिक स्थिति तैयार ही नहीं हुआ कि वो इतने बड़े आदेश को या फिर इतने बड़े जिम्मेदारी को निभा पाए। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं इसमें, कि इसलिए हमें अपने आदर्श की पूर्णता के लिए जोर लगाना होगा। जब मैं उनके आदर्श मतलब उनके पूर्णता के लिए मैं अपने आप को झोंकूंगा, तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो सारे मानसिक बल, मानसिक जो एक तैयारी वो आने लगेगा। मैं अगर वो 12-13 दिन वहां पे जाके अगर मैं तैयारी नहीं करता, मतलब मैं अगर ठाकुर जी के लिटरेचर को नहीं पढ़ता, उस बारे में मैं अगर बातचीत नहीं करता, तो मैं मेरे आदर्श, मेरे जीवंत आदर्श, मेरे आचार्य की जो इप्सित इच्छा है उसे मैं नहीं समझ पाता, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर वो गंभीर आग्रह पैदा ही नहीं होता। गंभीर आग्रह पैदा नहीं होता तो वो मुझे कोई काम करने में मुझे ड्रिवन नहीं होता मैं। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमें पहले मानसिक तैयारी करनी है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम के पीछे लालच नहीं, समर्पण होना जरूरी है। कोई काम मुझे मिल जाए, कोई जिम्मेदारी मिल जाए, मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, लोगों से वाहवाही मिलेगा, इसके लिए मुझे काम चाहिए, ऐसा मनोभाव नहीं रखना चाहिए। मुझे काम मिलने के लिए पूर्ण समर्पण भाव होना जरूरी है, कि मुझे बहुत दया करके ये काम मिला है, ये कार्यभार मिला है, मैं इसे ठाकुर जी की इच्छा पूर्ति के लिए, मेरे जीवंत आदर्श के चेहरे पे खुशी आएगी, उनका मन का इच्छा पूर्ण होगा, ये सोचकर मुझे कोई जिम्मेदारी मांगनी चाहिए। और जब जीवंत आदर्श मेरे जीवन में मुख्य होता है तभी ये हम समझ सकते हैं और तभी हम ये प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो मेरे हर एक काम के पीछे, मेरे हर एक एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर रहेगा, वो व्यक्तिगत स्वार्थ रहेगा। लेकिन लिविंग आइडल जब हमारे जीवन में मुख्य होते हैं तो मेरा व्यक्ति स्वार्थ बहुत छोटा बन जाता है, और तब मेरा समष्टि स्वार्थ मतलब मेरे जीवन में, मेरे समाज में जो चीज होने पर अच्छा हो सकता है वो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, बाकी सब कुछ मेरे लिए सेकेंडरी बन जाता है। जब ये चीज मेरे लिए प्राइमरी बनता है तो मैं हर एक टाइप के सफरिंग्स को, हर एक टाइप के सैक्रिफाइस को करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरा मन इस तरह से तैयार हो जाता है कि मेरा जो सफरिंग्स है
ये काम करते करते वक्त जो सफरिंग्स है वो मुझे सफरिंग लगेगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन सारे बातों के द्वारा मुझे कुछ बनाने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए, क्योंकि मेरा मन तो तैयार हो चुका है। तो मैं छोटे मोटे चीजों के लिए या तो फिर बड़े एक उद्देश्य साधन करने के लिए मैं सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और किसी भी मामले में सही ढंग से मैं चीजों को संभाल पाऊंगा। तो हमारे पास अगर एक जीवंत आदर्श है तो मैं सत्य, सेवा, समर्पण, ये सारे चीज कठिन परिस्थिति में भी मैं छोड़ूंगा नहीं और वही मुझे समाधान के रास्ते पे मुझे लेके चलेगा। जो लोग सिर्फ अपने परिवार, समाज, देश या दुनिया के बारे में सोचते रहता है, वो ऐसा होता है कि वो उसी चीजों में उलझ के रह जाता है और अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी उन लोग बुरा कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक हायर पर्सपेक्टिव नहीं रखूंगा तो मुझे चीजों को ठीक ठीक तरीके से हम देख नहीं पाएंगे। एरियल व्यू अगर नहीं रहेगा तो मैं चीजों को ठीक तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। कहीं तो शायद से मैं आवेग में बह जाऊंगा, कहीं तो शायद से मैं किसी के प्रेम में इस तरह मैं आवेगी हो उठूंगा कि वो अगर गलत भी करने बोल रहा है मैं वो भी करूंगा। मतलब क्या है, मैं विवेक हारा होके मैं कुछ ना कुछ गलत कर बैठूंगा। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि पहले आदर्श करता जो मेरे परिपूरक हैं और उसके बाद देश। मतलब मैं अगर आदर्श का नहीं उठूंगा तो मैं देश के प्रति आदर्शवान होकर मैं एक्टिव सर्विस नहीं दे पाऊंगा। यानी पहले मुझे खुद को सत्य आधारित मार्ग पे खड़ा करना होगा और फिर मैं देश की सेवा कर पाऊंगा। नहीं तो सेवा की जो सार्थकता वो नहीं होगी। तो ठाकुर जी इसलिए लास्ट में ये कह रहे हैं कि मैं जब जब किसी विषय में इष्ट की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि ये मेरा ऑब्सेशन है, लेकिन मैंने देखा है कि उसे छोड़कर कोई भी मतलब कोई भी सत्य नहीं है और बाकी सब आडंबर है। तो मतलब क्या है कि अगर जो मेरे जीवन में सच्चा अपलिफ्टमेंट तभी होता है जब मैं जीवन को किसी उच्च आदर्श के साथ जोड़ता हूं। जब मैं मेरे मुझे खुद को मैं एक उच्च आदर्श के साथ जब मैं जोड़ता हूं तो उनका जो इच्छा है मैं वो अपने अंदर से पालन करने की कोशिश करता हूं और मैं उनके तरह बन जाता हूं। नहीं तो बाहरी चमक धमक से कब मैं आउट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा, कब मैं खोखलापन जिंदगी व्यतीत करने लगूंगा वो मुझे भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें हर एक चीज में हमारे इष्ट को सामने रखते हुए ही चलना है। मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे इष्ट क्या इस खाने को पसंद करते हैं? मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या ये मेरे इष्ट इस बातों को पसंद करते हैं? मैं किसी के साथ कुछ व्यवहार कर रहा हूँ, क्या मेरे इष्ट इस व्यवहार से प्रसन्न होते हैं? हर एक चीज में मुझे ये सोचना होगा कि मेरे ठाकुर जी अगर इस वक्त यहाँ पे होते तो क्या मेरे इस बातों से वो खुश होते हैं? जब मैं ये बात सोच कर चलूंगा तो अपने आप मेरे अंदर सुधार आएगा, अपने आप मेरे अंदर बदलाव आएगा और वो मेरे आदर्श को समाज में प्रतिष्ठा करने के लिए हेल्पफुल बनेगा। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। उन्होंने देवघर का देवघर में जाके जो 13 दिन रहा और जो स्टडी किया, उसी में उनका जो ज्ञान अर्जन हुआ और आचार्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो बहुत बड़ा एक सुंदर उदाहरण है इस विषय वस्तु का ऊपर। बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मनीष दा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए 15 मिनट। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, आवाज आ रही मेरी? हाँ दादा, आ रहा है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ये ज्योति प्रकाश दा अभी लेफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने हैंड रेस किया था। हो सकता है अगर फिर से ज्वाइन करेंगे तो उनको आप देखिए कैसे क्या करना है। ये आज का जो पाठ है वो कितना सुंदर, मतलब उसका शुरुआती जो मतलब दिन कैसा है और उसका जो वर्णन है तो कितना, वो भी एक बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि सिचुएशन कैसा है, दिन कैसा है और बाकी नेचर की ब्यूटी के बारे में उन्होंने बात किया है। और बच्चे लोग खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं, तो ये जो बातें हैं बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद में कितने कितने लोग उपस्थित है, उन सभी का नाम आया है। तो ये सब भी बहुत सुंदर
बातें हैं। इसमें फिर बाद में जो बातचीत चली, उसमें ठाकुर जी बहुत सारा बात किए कि किस तरह से मतलब जिसको मीडिया हम लोग बोलते हैं, तो मीडिया का इस्तेमाल करके और ये जो आइडियोलॉजी है, इसको व्यापक रूप से ब्रॉडकास्ट करना, उसको नाटक रूप में हो, छोटा-छोटा स्किट्स हो और कुछ उपन्यास हो, तो इसके माध्यम से जन जागृति करने की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी, ये जो इनका प्रयास है, इसको खुद ही मैन मेकिंग इंडस्ट्री बोले थे और वो उस समय में जितना अ जैसा था आज भी वैसा ही, क्योंकि एक मनुष्य पैदा होता है, जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में लेस होकर के आता है। लेस और आता है मतलब क्या कि लोडेड होकर के आता है। बहुत सारी जो ऐप्स है वो इनबिल्ट होती है, बहुत सारा फंक्शंस होता है वो इनबिल्ट होता है। वैसे ही एक मनुष्य जब पैदा होता है, तो वो बहुत सारे चीज़ें जो है वो उसके साथ में आती है। जो आत्मा जो आती है, तो आत्मा के साथ में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जो है, तो मतलब सच्चिदानंद जो है, उसके साथ-साथ ये चीज़ है। क्योंकि परफ़ॉर्म करने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लेकिन अगर हम इष्ट केंद्रित अगर नहीं हैं और जो इष्ट है, जो जीवंत आदर्श है, अगर हमारे जीवन में एक जीवंत आदर्श नहीं है, तो हम आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है, जो जितनी सारी तकलीफें हैं, जिसकी जितनी सारी समस्याएँ हम देखते हैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, तो वो सारी समस्याएँ जो है, हम एक-दूसरे को लेकर के नहीं चल पाते। हम एक-दूसरे को सहायता नहीं कर पाते। उसके ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब दूसरी तरफ क्या है, उल्टा, हम दूसरे का जो हक है वो छीनना चाहते हैं, दूसरे की संपत्ति हम छीनना चाहते हैं, दूसरों को हम जो मन में जो द्वेष भावना है या मन में जो ईर्ष्या है, उसकी वजह से कोई आदमी अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो वो हम देख नहीं पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे अंदर बहुत सारी जो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसकी वजह से हम और लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दूसरे से ईर्ष्या करता हूँ, अगर मैं दूसरे पर मैं क्रोध करता हूँ, अगर मैं ओ, मोह करता हूँ या इस तरह की जो भावनाएँ अगर मैं अपने मन में पाल करके रखता हूँ, तो उसका जो नुकसान है, वो मुझे ही भुगतना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर मैं खुद अपने आप को जो सद्गुरु है और जो वर्तमान आचार्य है, अगर उनके साथ में अगर मैं युक्त होता हूँ, तो वो मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलने के लिए मुझे उद्युक्त करते हैं। और फिर ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये धीरे-धीरे तो इसीलिए आचार्य देव अभी मैं जब देवघर गया था, तो ये बात पूज्य बिंकीदा बोल रहे थे कि मैं जैसा भी हूँ, मेरे अंदर जो कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर मेरे अंदर भरा हुआ है क्योंकि ईश्वर ने मुझे वैसा बना के भेजा है। तो मैं जैसा भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं आपका हूँ। ये भाव जो है हमारे मन के अंदर हमेशा रहना चाहिए और जब इस तरह से जब हम उनको सरेंडर करते हैं, उनके पास अपने आप को हम जब प्रेजेंट करते हैं, तब वो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इनको किस तरह से पॉजिटिव की तरफ मोड़ना और उससे
मेरा अपना और समाज का फायदा किस तरह से हो, इस तरह से वो हमको परिचालित करते हैं। ये बात पिछले आलोचना में जब मैंने आलोचना किया था उसमें ये बात आई थी, क्योंकि रेफरेंस भी वैसा था। ठाकुर जी के संपर्क में आकर के कितने-कितने जो जीव कोटि मनुष्य है वो ईश्वर कोटि मनुष्य बने। तो वो कैसे बनते हैं? जब हमारा सरेंडर भाव होता है, तो ही ये संभव होता है। तो ये जो सरेंडर भाव है, हम अपने आप को जब उनके पास प्रस्तुत करते हैं कि आप ही मेरे लिए प्रमुख है, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर वो हमको परिचालित जब करते हैं, तो हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, ये सफल होता है। साथ-साथ और समाज के बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा होता है। तो सत्यानुसरण में ये चीज़ है कि अगर तुम सत बनते हो, तो तुम्हारे देखा-देखी हज़ारों-हज़ारों लोग सत बन जाएँगे। तो यही बात आज के जो आलोचना है उसमें भी आया है कि तुम ऐसे लोगों को तैयार करके छोड़ दो कि वही लोग जो है, वो समाज के लिए अच्छा-अच्छा काम करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ ये बात कि अभी मंदिर में बहुत कुछ बदलाव जो है, मतलब दादर मंदिर हो, बदलापुर मंदिर हो, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है और आचार्य देव के आशीर्वाद से, दिशा निर्देश से हमें बहुत कुछ काम करने का मौका मिलने वाला है। तो हम सभी मिल कर के मंदिर को कैसे प्रस्थापित कर पाए समाज में, ठाकुर जी को हम कैसे किस तरह से हम एस्टेब्लिश कर पाए, उसका मौका अभी सबके लिए सामने में खुल रहा है। तो हमारे लिए ये चीज़ करणीय है कि हम कितना, मतलब अपना वैयक्तिक जो है, मेरा पर्सनल लाइफ को अ, थोड़ा-सा कम देख कर के, और मेरा जो ठाकुर को लेकर के मैं कैसे चलूँ और मैं उनको किस तरह से स्थापित कर सकूँ, ये मेरा सोच होना चाहिए। मेरी अपनी भावना, मतलब एकदम जो स्टार्क जिसको बोलते हैं, वो जो मेरे मन में चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक जीवंत प्रेत जिसको बोलते हैं, डेड बॉडी, लिविंग डेड बॉडी, चलती-फिरती डेड बॉडी, ऐसे मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। लेकिन अभी आशा वो पल्लवित हो रही है। लग रहा है मुझे कि मैं उनको खुश करने के लिए, उनको सैटिस्फाई करने के लिए मैं अपने जीवन को इस तरह से परिचालित कर पाऊँगा कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है। तो अभी एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है कि हम उनकी इच्छा को हम परिचालित कर पाएँगे, परिपूरित कर पाएँगे, परिपूर्ण उसका कर पाएँगे। ये ये महसूस हो रहा है कि अभी हम ये चीज़ कर पाएँगे। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आइए, और जहाँ भी दादर मंदिर हो, बदलापुर मंदिर हो, आइए मंदिर के साथ में युक्त होइए, ठाकुर जी के साथ में, आचार्य देव के साथ में युक्त होइए, और उनकी इच्छा ही सर्वोपरि, इस तरह का सोच रख कर के अगर हम अपने जीवन को परिचालित कर पाएँगे, तो हमारा जो मनुष्य जीवन है, डब्लू दा बहुत अच्छी तरीके से ये बात अभी बोले थोड़ी देर पहले कि अ अ, मैं अगला जो जीवन है, ये जो स्मृतिवाही चेतना की वो बात की है कि अभी मैं इस जीवन में जो है, उनको किस तरह से लेकर के चलूँ, उनकी बातों को मुख्य करके अपने जीवन में, और मैं आगे बढ़ूँ, और अगला जीवन जो होगा, मैं वहाँ से आगे, मतलब मैं भूल नहीं जाऊँ, और जो है अगले जीवन में भी ठाकुर जी मुझे मुझे प्राप्त हो, और मैं वहाँ से और मैं आगे बढ़ूँ। मतलब कितना मैं काम उनका
कर पाऊं, तो यही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और मैं अभी सामने देख पा रहा हूं कि ये सभी के लिए ये मौका, ये हमको गंवाना नहीं चाहिए। हम जितना उनको मुख्य करके चल पाए अपने जीवन में, आचार्य देव की इच्छा ही सर्वोपरि, ये कितना हम मान करके चल पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैं यही बोल करके मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादा ने एक बहुत अच्छा जानकारी दिया है कि बदलापुर मंदिर और दादर मंदिर का बहुत सारे बदलाव, रिनोवेशन ये सब आने वाले हैं आगामी दिन में, और उसमें हमें पूरा सहयोग करना पड़ेगा, और ताकि आचार्य देव का जो इच्छा है वो परिपूर्ण है। ये बहुत सुंदर एक मौका है हमें जी जान लगा के इसका ऊपर काम करने के लिए। ये सुंदर सूचना दादा ने दी है। बहुत अच्छा आलोचना रखा है दादा ने। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय से जगतपाल दादा। जय गुरु। जय गुरुदेव। इसमें सुबह का जो प्राकृतिक दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, उसके बारे में पहले बताया गया है। तो ये सब सुन के मुझे बचपन का वो याद आ रही है। हम लोग जो कविता के रूप में पढ़ते थे कि आमादेर छोटो गाए छोटे छोटे घर थाकी से था सबे मिले केहो नहीं पवर, आम गाछ जाम गाछ बाँस झाड़ जेन मिलेमिशे आछे ओरा आत्मीय हेन। तो यही चीज मतलब बचपन का जो पढ़ा कविता जो है वो बात मुझे हमारे मतलब मेरे दिल में झंकार जैसा होता है। फिर द्विजेंद्र लाल रायदा उनका एक कविता वो भी मुझे अभी बार बार मेरे मानस पट में मतलब स्मृति पट में अभी ऐसा मतलब फ्लोटिंग हो रहा है। जैसा उन्होंने उस मतलब मनोरम दृश्य के बारे में हमारे देश के बारे में जो वर्णन किया है कि धन धान्य पुष्पे भरा आमादेर এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্ম ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। तो ऐसा मतलब सुबह का जो मनोरम दृश्य और ये बचपन का जो कविता मुझे लगता है ये बहुत ही सिमिलैरिटी है। तो ऐसा हमारे जीवन में हम लोग जो भी चलते हैं आदर्श का अनुसरण करते हुए तो हमारे जीवन का दिशा इष्टों की दिशा में जब हम लोग खुद को लेके जाते हैं और परिवार परिवेश पारिपार्श्विक को लेके चलते हैं तो उसका जो एक अलग दुनिया बन जाता है, इष्टमय दुनिया बन जाता है। एक बार जो साहित्यिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय श्री ठाकुर जी के पास गए थे तो जाके श्री ठाकुर जी को जब प्रणाम किए तो सबको मालूम है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जितने लोग बंगाली हैं सबको मालूम है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय कितना बड़े पैमाने के साहित्यिक हैं। तो ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं शरद्दा ये साहित्य जो शब्द है इसके अंदर हित शब्द छुपा हुआ है। हम लोग जो भी डिस्क्रिप्शन करते हैं जो भी मतलब साहित्य के हिसाब से जो भी स्टोरी वगैरह जो भी हम लोग लिखते हैं और वो पाठ्य पुस्तक के जरिए स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है या तो समाज को
दिया जाता है, उसके जरिए हम लोग उस मंगल और हित के बारे में अगर समझ नहीं पाए तो फिर हम लोगों का ऐसा रचना करना, ऐसा कविता लिखना या मतलब जो भी सब स्टोरी लिखना, तो सब मुझे नहीं लगता ये समाज के लिए कोई हितकारी हो सकता है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दा सुनने के बाद बोला, मैंने इतना सारा बुक लिखा है, इतना सारा कविता लिखा है, मैंने कभी ये बात नहीं मेरे मन में आया कि साहित्य में हित शब्द भी उसमें जुड़ा हुआ है। ये ही समाज के लिए जैसा मंगल लेके आए, ऐसा उनके भाषा में वो सब प्रकाश होना चाहिए। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ठाकुर जी के पास आने के बाद उनका ये ज्ञान चक्षु उन्मोचन हुआ। तो ऐसा हम लोग जब आइडियल के पास जाते हैं तो अपना अपना जो कमी है, जो दुर्बलता है, वो अपने को मालूम पड़ता है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो हम लोग देश को हम लोग सुधारने के लिए कितने समाज संस्कारक है कि वो समाज संस्कारक अगर ठीक से आदर्श प्राण होके चलेंगे तो देश का सुधार हो सकता है। नहीं तो फिर देश जैसा करप्शन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ते चलेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं इसके लिए कृषि शिल्प, दीक्षा, शिक्षा और समाज का जो संस्कार है, इसके बारे में हम लोगों को जोर देना पड़ेगा। और इसके लिए ये आदर्श का जो मतलब नीति विधि है, वो पाठ्य पुस्तक के जरिए, नाटक के जरिए, या तो जो मीडिया है उसके जरिए उसको चारों तरफ संप्रसारित करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमारा जो विचारधारा है, जो इष्ट का जो चिंता है कि हमारा देश एक दिन एक नया रूप लेके विश्व का मतलब रास्ता दिखा सकता है। बोलते हैं इस ठाकुर जी जब भी बांग्लादेश में रहते थे तो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने वो गाना रचना किया था कि वो हमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी। तो तभी वो बांग्लादेश और भारतवर्ष एक ही था। तो ऐसा ही ये सोनार बांग्ला, हम लोग सोनार भारत बोल सकते हैं, स्वर्ण युग बोल सकते हैं। उस युग में हम लोग जा सकते हैं और हम लोग अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं देश जो है वो आदेश से आया है। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं एक आदेश से चले जरा ताদের নিয়ে समाज गढ़ा। तो एक आदर्श जिस मतलब जो आदर्श को लेके हम लोग चलते हैं, उनका ही नीति विधि अगर पालन करके सभी लोग चलेंगे तो देश दुनिया सब उन्नत हो जाएगा। और देश में जो भ्रष्टाचार जो दिखाई देता है वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नहीं तो जो मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी बोलते हैं मिनिस्ट्री तो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा मतलब मिनिस्ट्री पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सुपर मिनिस्ट्री भी पा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो राज शक्ति बोलता है ना, राज शक्ति जिसको मिलता है तो उसको कैसा अपप्रयोग किया जाता है। ठाकुर जी का एक वाणी है कि राज शक्ति हाथे পেয়ে শতের পীড়ক যারাই হয় দেশকে মারে নিজে মরে রাষ্ট্রীয় তারাই হয়। तो ये राज शक्ति जिसके हाथ में मिल जाता है, अगर वो आइडियल सेंट्रिक नहीं होता है तो फिर देश को भी मारता है, लूटता है, भ्रष्टाचार लाता है और करप्शन लाके फिर
देश को नष्ट कर देता है और खुद भी मरता है, दूसरे को भी मारता है और राष्ट्र के लिए वो बोलता है वो विनाश लेके आता है। तो हम लोग आजकल की दुनिया में एक पेपर, एक में टीवी जब खुल के देखते हैं तो भी दिखाई देता है उसका नमूना। तो इसीलिए ठाकुर जी आइडियल सेंट्रिक होके और ठाकुर जी का ये भावधारा जो है वो चारों तरफ फैलाने के लिए दिया गया है कि हम लोग बोलते हैं ना अकेला नहीं है। हम लोग ठाकुर जी से एक बार प्रश्न किया गया है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ऐसा पावर नहीं है। तो ठाकुर जी बोलते हैं तुम लोग एक एक करके इंद्र चंद्र अरुण वरुण है। तो ये देखिए ठाकुर जी हम लोगों को कितना ऊपर उठा के बात करते हैं कि तुम लोग एक एक इंद्र चंद्र अरुण वरुण है। मतलब इंद्र किसको बोलते हैं, देवता को राजा है जो उनको इंद्र बोला जाता है। इंद्र चंद्र अरुण वरुण ये सब देवता है। तो ठाकुर जी ऐसा करके सबको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है वो ये चीज अगर समाज के लिए आप वितरित करेंगे तो समाज को इसका जरूरत है, परिवेश को जो जरूरत है। क्योंकि परिवेश जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस तुम्हारे जो मित्र है और उनके पास ये संपद ये माल बोलते हैं ठाकुर जी उनके पास नहीं है। इसीलिए उनको ये सब चीजों की जरूरत है। तुम्हें वो लोगों को सही रास्ता दिखाओ और मतलब जो नया समाज बनाने के लिए, समाज निर्माण करने के लिए आइडियल सेंट्रिक होके सब मिलके एक नया समाज निर्माण करो जो इष्ट केंद्रिक समाज हो, आइडियल सेंट्रिक हो और जो एक आदर्श को लेके चले, ऐसा समाज का निर्माण ठाकुर जी चाहते हैं। तो इससे देश दुनिया सब कुछ मतलब सुख शांति और सस्ती में पड़ जाएगा। मैं इतना कह के मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। तो जय गुरु बंधु। जय गुरु। अभी जय गुरु सोमनाथ दा आज हमारे हाँ बोलिए। नीरज गिरिदा ज्वाइन किए हैं सिंगापुर से, तो उनको तो अच्छा संबर्धना दी। ठीक। नीरज गिरिदा जी जी आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं? मैं सिंगापुर से अभी। सिंगापुर से, बहुत अच्छा दादा। और नीरज दा का आप फैमिली मेरा सोसाइटी के पास से रहते हैं और वो अच्छा ज्योति वहाँ का वो उनका परिवार अभी जो श्रावण महीना का जो फर्स्ट मातृ सम्मेलन हुआ उनका घर पे हुआ था। जय गुरु। अच्छा जय गुरु दादा। आप सोमनाथ दा ड्रॉप करके माँ को चैटर्जी माँ को गए थे जो उनका घर है। अच्छा ओके बहुत अच्छा लगा दादा, आप ज्वाइन हुए सिंगापुर से, बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा ज्वाइन करते रहिए, हम लोग सम्मिलित होंगे आपसे, आपका साहचर्य होंगे। हाँ बिल्कुल ज्वाइन होते हाँ, रहेंगे हम। अभी श्रद्धेय जगतपाल दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। जो पहला पैराग्राफ है वो सचमुच बचपन का याद दिला देते हैं। क्योंकि जो लोग बचपन में गांव एरिया में रहे तो उनको जरूर महसूस होगा कि ऐसे ही ऐसे एक वातावरण मिलते होंगे। बहुत सुंदर धूप आते हैं, बहुत बच्चे लोग खेलते हैं, चारों तरफ हरियाली भरे रहते हैं। एक एंजॉय करने का चीज है। और इसका साथ साथ दादा ने जो विजेंद्र लाल राय का जो गाने का बारे में बताया, धनो धन ने तुझ पे भरा, वो गाना इतना आवेगपूर्ण है। वो गाना सुनने से आंखों में आंसू आ जाता है। मैं वो गाना गाने का कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा कंठ रुद्ध हो जाता है, मैं चुप हो जाता हूँ। नेक्स्ट काल का जो आलोचना प्रसंग है उसमें वो गाना आएगा। तो मैं इच्छा करता हूँ सभी को वो गाना सुनाने के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं वो गाना सुना सकता हूँ। मतलब मैं गा के नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं रो दूंगा वो गाना जब गाऊंगा। तो मैं और रिकॉर्डिंग करके आपको सुना सकता हूँ।
दादा ने और बोला साहित्य जो चीज है, और साहित्य में हित छुपा हुआ है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जब ठाकुर जी से मिलने गए थे, तभी ठाकुर जी उनको बोला ये साहित्य जो चीज है उसमें भी हित छुपा रहता है। साहित्य तो एक बहुत बड़ा एक मीडियम है, जिससे एक शक्तिशाली मीडियम है जिससे समाज संस्कार, समाज सुधार किया जा सकता है। ऐसा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने बहुत ज्यादा साहित्य लिखे हैं। वो सब समाज का सुधारने के लिए, समाज का प्रॉब्लम लेके, नारियों का ऊपर जो पहले जो वो होता था, अविचार अन्याय होता था, उसको सुधार करने के लिए बहुत सारे उपन्यास है। जो बंगाली लोग है वो जानते होंगे। तो ये इस बात का जिक्र किया जगतपाल दा, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एकदम भावुक हो रहा था ये सब सुन के। दादा ने जो थर्ड पॉइंट में बोले हैं, ठाकुर जी सभी जो उनका भक्त है उनको इंद्रो, चंद्रो, वरुण वरुण मानते थे। ये भी बहुत बड़ा चीज है। एक दिन शशिकांत दादा आलोचना में, प्रसंग में बोले थे कि ठाकुर जी सोचते हैं उनका जो भक्त है सभी उनका ही जैसा है। मतलब ठाकुर जी जो दीवाल का अदर साइड में जो देख सकता है, ठाकुर जी सोचते हैं कि सभी लोग ऐसे ही देख सकते हैं। मतलब सभी का पास उतना पावर है, ठाकुर जी ये सोचते थे। बाद में जब ठाकुर जी समझा कि ये लोग नहीं देख सकता है, तो ठाकुर जी थोड़ा दुखी हो गए। तो ये इतना बड़ी बात है, ठाकुर जी कभी सोच ही नहीं सकता है कि हमारा भक्त तो हमारा जैसा नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है और हमारा कितना बड़ा जिम्मेदारी है। हम कितना ऊंचा में उठ के ठाकुर जी का लेवल में पहुंचने का कोशिश करना है, ये इसी से पता चलता है। तो आज का बहुत सुंदर आलोचना हुआ है। सूरज दा, मनीष दा और जगतपाल दा, सभी ने बहुत सुंदर आलोचना किए है। विकास पाड़ीदा भाई को आलोचना करना है। विकास पाड़ीदा भाई शायद ज्वाइन नहीं किया होगा। विकास पाड़ीदा भाई आप ज्वाइन किए हैं क्या? विकास पाड़ीदा भाई? नहीं, विकास भाई ज्वाइन नहीं किया है। बात हुआ था क्या? नहीं, नहीं बात नहीं हुआ, मैंने मैसेज दिया था। नहीं, मैसेज अभी वो काफी दिन से तो आलोचना नहीं किए। तो कल ज्वाइन किए थे। मेरा एक सचिंता है, मैं बोलूं क्या अभी? 1 मिनट के। हाँ बोलो जरा। हाँ हाँ बोलो। अभी आलोचना करते करते एक चीज आया, जे श्री ठाकुर बहुत जगह में कृष्णदा को बोले हैं, जे जो लोग सुबह उठ के इष्टभूति करने से पहले बोलते हैं मैं जाजन जैत्र हूँ, तो मुझे लग रहा है मुझे वो ठग देते हैं। वो बोलते हैं मैं राजा हूँ जाजन करने का, बट साल भर में मेरे बारे में एक ही बार में किसी को बोले नहीं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा एक इच्छा अभी है, ये कल 2 महीने के अंदर मैं अभी देख रहा था, जस्ट एक्सेल खोला हूँ, जो एक बार देखेंगे जो 2 महीना में एक ही बार भी 60 डेज में ये फोरम में आलोचना रखे नहीं है, तो उनको 5-5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट स्लॉट देके 10 लोग प्रस्तुत करिए, तो 10 × 5 50 मिनट, और सूरजदा 10 मिनट पढ़ेंगे, तो होते होते 1 घंटा 15 मिनट जा सकता है। तो श्री ठाकुर जी का जो इच्छा है उनको पूर्ण करना चाहिए आलोचना प्रसंग पढ़ के, तो उनको भी एटलीस्ट उनका मुंह खुले, वो प्रयास करने से वो मुखं कलौती भारत बाचालन जो है वो धीरे धीरे ये होगा। तो सोमनाथ दा, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, आप कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। जरूर करूंगा दादा, जरूर। मैं जरूर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है, और ये थोड़ा मतलब जो हम डेली करते हैं उससे थोड़ा परिवर्तन भी होगा, और बाकी लोग आलोचना कर पाएंगे। जो भी बोलेंगे, इवन जयगुरु बोल के भी छोड़ देगा तो अभी भी चलेगा, लेकिन सामने आके मुंह खोलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा आइडिया लगा है दादा। तो और हो सकता है आज का तो आलोचना। उनको प्रिपेयर करिए, एटलीस्ट हाँ जयगुरु वीडियो ऑन करके थोड़ा सा हाँ वो ड्रेसअप करके वो आएंगे, प्रस्तुत होके जो हाँ आज मुझे कुछ बोलना है, 2 शब्द, हाँ हाँ ज्यादा भी बोल 5 मिनट भी बोल सकता है हाँ और कुछ भी नहीं बोलने हाँ से भी, बट एटलीस्ट ये मैं कुछ बोल पाऊंगा इतना हाँ। प्रयास करें। जय गुरु। ठीक ठीक ठीक, जय गुरु। जय गुरु दादा, सोमनाथ दा, मैं भी जय कुछ
सोमनाथ हाँ अजय बोलिए गुरु। दादा। जय गुरु दादा, बोलिए बोलिए। नहीं, इसमें भी हम जब जितने ज्वाइन होते हैं उसमें से भी हर एक का एक होना मांगता है कि दादा मैं भी 2 मिनट बोल सकता हूँ क्या। खुद होके सामने आए तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो कुछ मैं दीक्षा लिया, मेरा कुछ अनुभूति है, वो बोल सकते हैं ना, उसमें कुछ है नहीं। तो सभी ने ज्वाइन होके, हम रेगुलर बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन जो कभी भी नहीं बात करता उसको भी आगे आना चाहिए, उसका भी एक स्वाभिमान अंदर का जग जाएगा। इतना ही मेरा कहना है। जय गुरु। हाँ सही बोला, सोमनाथ दा, बिल्कुल सही, श्रीलंकर दा बिल्कुल का सही। जो सजेशन है, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो लंकर चा जो बोल रहे हैं जी आगे आके बोलना है, तो हम लोग एक 3-4 मिनट स्लॉट रखेंगे हर दिन। जी आप बोलोगे आज संचालक इस विषय वस्तु में आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज करिए, तो वो 2-3 मिनट उनके लिए रखेंगे हर दिन। जो कोई बोलना चाहता है तो उसके पास हम तो स्पेस नहीं रखे, वो बोलेंगे कैसे। तो हमको एक प्रोएक्टिवली क्लोज करने से पहले जी दादा किसी को कुछ बोलना है तो 2-3 मिनट में, थोड़ा 4 मिनट में आप बोल दीजिए, हमको हम वाइंड अप करेंगे। सो तो उनको एक प्रेरणा मिलेगा जी हाँ मुझे चांस दिया जा रहा है। तो आप वाइंड अप करने से पहले ये लौंगकर्ता का जो सजेशन को इम्प्लीमेंट कल से हम करेंगे, जो बोलेंगे। ये आज से ही करना अच्छा है। हाँ वो क्या मनीष दा हो रहा है। सपोज मनीष दा के मन में एक उदाहरण आया जो कुछ सप्लीमेंट करेंगे मेरा बात को, बट अब जो वाइंड अप हो जाता है फिर वो बोलते नहीं एक श्रृंखला है, एक टाइमलाइन है, मैं क्यों बोलूँ। तो हम लोग जब सुजोग देंगे वो ऑब्वियसली कुछ 2-4 मिनट ही बोलेंगे। तो ये भी लौंकर दा का और मनीष दा का जो बात है तो उनको कल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक नया नया चीज़ सजेशन जो आता है उसको ये करने से बेटर है। जय गुरु। आप चालू रखिए सोमनाथ। जय गुरु। बहुत सुंदर सजेशन आया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इवन आज भी कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेस करके अभी भी बोल सकते हैं। जय गुरु। हाँ दादा बोलिए। यहाँ पर एक सारांश मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं कल एक सिचुएशन में देख रहा था। एक प्रज्ञा थोड़ा वो डोर को बंद करो, साइड में साउंड ज़्यादा है। एक एक कॉफ़ी मशीन में एक व्यक्ति घर से एक कॉफ़ी कप लेके आया, और वो थोड़ा जहाँ पर कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी का पेटे में रखना है वो थोड़ा ओवर साइज है, और वो रख रहा है, वो नहीं जा रहा है। और मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह से हमारा इंटरेक्शन होता है। वो मेरे से 2 लेवल ऊपर है, मतलब डेजिग्नेशन वाइज, और सीनियर भी है। मैं बोला सर आपको अभी 2 मिनट पहले मेरे से आप एआई के बारे में बात हो रहा था, ऑटोमेशन कैसे होगा, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बात करते हैं, बट हम भूल जाते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मनुष्य ही तैयार किया है। तो ऑलवेज HI इज मोर ग्रेटर देन AI। वो हंसे स्माइल किए, बोला कैसे प्रमाण करो। तो बोला HI क्या होता है, बोला ह्यूमन इंटेलिजेंस। न प्रमाण करो शशि। मैं बोला यहाँ पर जो आप कप डाल रहे हो ना, वहाँ पर एक स्लैब रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा प्रेस करोगे वो अंदर चला जाएगा और आपका कप साइज वहाँ पर फिट हो जाएगा। वो जाके मैं उनको करके दिखाया, वो आश्चर्यचकित हो गए जब हम मशीन के ऊपर इतना डिपेंडेंस हो गए हैं जो हम हमारा खुद को शक्ति को भी भूल जाते हैं। यहाँ पर जो दादा बोले हैं जो मिनिस्ट्री का जो बात हुआ है, जो हमारे पास मिनिस्ट्री पावर आएगा तो हम और अच्छा कर सकते हैं। ठाकुर जी उसमें एग्री नहीं हो रहे। ठाकुर जी मिनिस्ट्री क्यों, अति और बड़ा मिनिस्ट्री क्यों नहीं, और हो सकता है कुछ भी नहीं मिले। हमारे पास जो सामर्थ्य है, हमारे पास जो रिसोर्स है, हम उससे खुश नहीं है आज का परिवेश में, ना ऑफिस में, ना घर पे, ना परिवेश में। सब ऑलवेज सोचते हैं दादा ये होता था नहीं हो जाता, ये होता तो मैं कर लेता, बट मेरे पास क्या नहीं है, एवरीथिंग है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब वो एवरीथिंग आएगा, जब मनुष्य उनको लिविंग आइडियल को प्राइमरी करेगा। जब उनको प्राइमरी करोगे लाइफ में, तो उनके हिसाब से चलोगे
तो मैं देखता हूँ सर्वस्व कुछ मिल जाएगा। ये जो श्री ठाकुर जी का ये रहता है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो मैं हर वक्त में देखता हूँ मनुष्य कंप्लेंट स्टेज में जा रहा है, हर वक्त कंप्लेंट स्टेज में जाते जा रहा है। जो व्यक्ति मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा था, कल का उदाहरण दे रहा हूँ, 2 व्यक्ति आया, मैं जो उनको डेटा मांग रहा था वो नहीं दे रहे थे। सेम चीज़ को मैं एक बीआई के द्वारा डेवलप करके उनका जो बिजनेस, उनका जो हेड है, L1 मैनेजर है, उनको भेजना शुरू कर दिया। और वो कल व्यक्ति वो समस्या लेके मेरे पास आया, और मैं जब गया था क्योंकि उससे क्या होता है ना, दूसरे को बड़ा करने से मेरा जो पदवी है वो चला जाएगा, ये भाव हर व्यक्ति के अंदर अभी ग्रो किया है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं पावर के लक्ष्य में तुम मत जाओ, ये मिलेगा, मुझे शक्ति संवर्धन, मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे कल कोई बोल रहे थे जे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं अभयदा को देखता हूँ, मैं अभयदा के साथ बहुत बार ये चीफ मिनिस्टर क्वार्टर में गया हूँ, चीफ मिनिस्टर से मिल के आया हूँ। 3 बार मेरा सौभाग्य हुआ है डायरेक्ट निमंत्रण देना उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर को उत्सव में, क्योंकि उसके साथ में जाता हूँ ना, उनके पास कोई डेजिग्नेशन है, ना उनके पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना उनके पास कोई वित्तीय पावर है, ना मॉनिटरी, ना बैंक बैलेंस, कुछ भी। 4 पेयर धोती, 4 पेयर पंजाबी, ये है, और 1 चप्पल, 1 जूता, इतना छोड़ के, और ठाकुर जी का प्रोवाइडेड रूम, उनके छोड़ा तो और कुछ है ही नहीं। बट मैं देखता हूँ वो जो पावरफुल शक्तिशाली मनुष्य जितना भी होते हैं, उनके पास जाके प्रभु का बात बोलने के लिए उनके पास कोई भय नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं खुद हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं, डरते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये धनी है, ये गरीब है। मैं तो एक बार मेरा ऑफिस का फ्लोर में मैं भरी सभा में डिक्लेयर किया था कि मेरे से बड़ा कोई धनी पृथ्वी भी नहीं है। तो आश्चर्य हुए थे जो मेरा वाक्य को, ये कल ये संग्राम में अभी लाइन में है, मैं बोला तुम्हारा बातें मुझे 1 दिन 2 दिन मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, और मेरा जॉइंट पेन निकल के आ गया एल्बो में। बोला कैसे ना, मैं जैसे बोला जे मैं जीवकोटि मनुष्य हूँ, और बोले जो आचार्य देव ओनली ही ईश्वर कोटि मनुष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, बट मैं ईश्वर को जीवकोटि हूँ, ये बोलने का क्या जरूरत है। जे मैं प्रवृत्ति परायण में हूँ, मैं कामना वासन का मनुष्य हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं सेवापति नहीं हूँ, मैं परमानंद में नहीं हूँ, मैं प्रेमपुष्ट नहीं हूँ, मैं अजर अमर नहीं हूँ, मैं चिरचेतन नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं पापी हूँ। ये अवस्था में मेरा पूरा दिन चला गया, जैसे जीवकोटि इंटैक्ट कर दिया मेंटली में। तो ये जो HI ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो सबसे बड़ा होता है। फिर वो स्पीकर फोन कॉल ऑन करके प्रज्ञा के साथ तो बात नहीं किए थे, और वो मैं जिद्दी पकड़ के बैठ गया, वो मानने के लिए रेटने ही नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप ईश्वर कोटि। मैं बोल नहीं रहा हूँ ईश्वर कोटि, बट मैं जीवकोटि नहीं हूँ, मैं जीवकोटि नहीं हूँ, मैं ईश्वर कोटि नहीं हो सकता हूँ, बट मैं जीवकोटि नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं इतना सारा क्यों कर रहा हूँ, मेरा शरीर को मैं देवत्व क्यों रखा, उनको तृप्ति करने के लिए तो वही पथ में हूँ, तो मैं कैसे हो सकता है प्रवृत्ति परायण। हाँ प्रवृत्ति मेरा अंदर है, बट मैं नहीं बोलूंगा मैं प्रवृत्ति परायण। मैं क्रोधी हूँ, मैं बोलूंगा अक्रोधी। मैं मानी हूँ, मैं बोलूंगा अमानी। मैं सेवा नहीं देता हूँ, फिर भी बोलता हूँ सेवापट। मैं बातें नहीं करता हूँ, जाजन नहीं करता हूँ, फिर भी बोलता हूँ मैं किंग ऑफ द जाजन। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो चीज मेरा माइंड में ह्यूमन इंटेलिजेंस में आया, और मैं कोई व्यक्ति बोल दिया जो विद्धि न होने हूँ, और मैं दुर्बल होके पड़ा, फिर मैं जाके जब पद्मा नदी का तीर में जाके बोला मैं कापुरुष नहीं हूँ, अंधकार चित्कार नहीं किया, फिर आलोक के दिख में देखा, मैं दुर्बल नहीं हुआ, मैं फिर मेरा जो से था वैसे हो गया। ये जो मेरा पेन आया था, मैं इनका रूट कॉज निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि तो मेरा वो जो डिजीज था वो मेडिसिन बंद करने के बाद फिर मैं सोचा ये डिजीज आ गया क्या, बट मैं देखा मैं इसका रीजन में 2 दिन ढूंढा, फिर मैं डायरी में लिख के प्रज्ञा को बोला इसका रीजन मुझे मिल गया। बोले क्या ना, ये सोचा था, और कुछ जगह में दुर्बल मूर्त था, तो ये मैं जब सोचा जीवकोटि तो ये सब रोग मेरा अंदर फिर क्रिएट हो गया। फिर आज देखा मेरा वो एल्बो पेन कुछ भी नहीं है, ना मेरा कुछ दुर्बलता है। मैं सिंह की तरह जैसे बातें करता था पहले ऑफिस में, वो वही है मैं, क्योंकि मुझे सब लोग बोलते हैं लीडर, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ समाधानी सूत्र, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा, तो छोड़ो बाकी ऋषि मुनि जो भी है, बट मैं समाधान करूंगा। ये प्रताप जब आ जाएगा, क्योंकि तब आएगा जब
ईश्वर मुख्य होंगे, प्राइमरी होंगे, तुम्हारा परिवार का एवरीथिंग उनको लेके चलेंगे। तो ये मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभूति था, मैं सोचा आपके लोग के साथ शेयर करने से किसी का साहाय्य हो सकता है। जय गुरु। जय गुरु। एक्चुअली दादा सही बोला आपने, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो उसका पावर इनफाइनाइट है, लेकिन जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फाइनाइट है, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक है, उसका लिमिटेशन है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई लिमिटेशन नहीं, वो इनफाइनाइट है। ओनली थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चीज ये है, खासियत ये है कि उसका एरर रेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज लेस, और ह्यूमन का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मोर। यही नो डिफरेंस नो है, नो और नो कुछ नो नहीं। नो 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 दादा, ये एक भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, आज कितना तारीख है, 19 ना, ये हुआ था 16 जुलाई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं ज्वाइन किया था। 2 आवर सेक्शन था हमारा ऑफिस में, बहुत सारा कंपनी का सीईओ और सीएफओ आए थे। हमारा कंपनी का जो सीएफओ है रजनीश जैन, वही वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ये क्वेश्चन उनको डायरेक्ट पूछा गया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस एरर नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर है, क्योंकि उसमें समवेदना नहीं है। आप बोलो खाली चैट जीपीटी में मैं पत्नी को कैसे प्रेम करूं, वो आपको अनब शनब जवाब देगा। तो आप मनुष्य को पूछो जे मैं पत्नी को कैसे प्रेम करूं, वो बता पाएगा ठीक से। वो जैसे फीडबैक दिया गया है उसको लेके वो रिसर्च करके आपको एक आउटपुट दे रहा है। ऑलवेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर, बहुत एरर है। कल एक शब्द कुछ खेती करके मैं चैट जीपीटी में उसको बोल रहे मृत्यु, किसी का जो कल ट्रांसलेशन में संग्राम भाई को बोल रहा, ये तो यही है, खेती को बोला मृत्यु। तो जो जो संग्रह वो करता है वो हमको बताता है, इसको हम लोग डिजाइन किए। तो मनुष्य जो होता है वो ऑलवेज पावरफुल देन एआई, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि वो रजनीश जैन बोले जो क्रिएटर, जो पूजनीय सिपाहीदा बोले थे, सेम सेंटेंस को वो भी बोले, जो क्रिएशन है, और क्रिएटर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिएशन। तो क्रिएशन है एआई, क्रिएटर है ह्यूमन। वो इतना सुंदर से बताए, क्योंकि लास्ट विजिट में पूजनीय सिपाहीदा मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं एक क्वेश्चन किया था, तो वो क्वेश्चन को मुझे यही सेंटेंस मुझे बोले तुम समझे। मैं हाँ ना, क्रिएटर का भी हम लोग बात को मानते नहीं, हम लोग ऋषि को मानते हैं। ऑलवेज बात भी चेंज हो जाएगा, बट ऋषि जो है वो महान होते हैं। तो ऋषि यहाँ पर ह्यूमन है, तो ये जो है वो बात है। तो बात को क्रिएट कौन करे, मनुष्य किया है। तो मनुष्य ऑलवेज ग्रेटर देन उसके होता है। एरर लेस मनुष्य हो सकता है, वो मशीन कैसे हो सकता है। मशीन को आउटपुट देता है तो मशीन उल्टा पुल्टा देगा। मैं कल देख के प्रमाणित तो कर दिया जे मशीन खराब हो सकता है, बट मनुष्य जो चाहेगा वो सब कुछ कर सकता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं आपसे बाद में इसका ऊपर बात करूंगा। आई हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सबको।